नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आज फिर लेकर आपके लिए आया हूं साइंस से जुड़े हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम इस श्रृंखला का पार्ट 13 पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 13 में आज आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें आज हम देखेंगे साइंस से जुड़े हुए फिर महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को। दोस्तों हर दिन प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक आपको 12 पढ़ा चुके हैं और इन प्रैक्टिस सेट में जो साइंस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही उनके जो 4 ऑप्शन हैं उनके भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इनके बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे ताकि एग्जाम्स के समय आप उन्हें अच्छे से रिवीजन कर सकें। जिनके पास नोट्स रहेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज मेहनत थोड़ी सी लग रही है, आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने के पहले वही छोटी सी बात कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जरूरतमंदों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सभी को निशुल्क क्लास का फायदा मिल सके। तो देखने वाले हैं आज के 15 क्वेश्चन क्या होंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अपने नोट्स आप ओपन कर लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइएगा हर चीज के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन सभी के सभी लाजवाब मिलेंगे। जो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा इस वाले सेशन से। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपसे। आर्मी एग्जाम्स का काफी पॉपुलर क्वेश्चन में बोलूंगा इसे। आर्मी एग्जाम्स में हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इंसुलिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो सकता है, आपको बताना है। तो इंसुलिन की कमी से पहला रोग यहाँ पर देके रखा है मधुमेह, तपेदिक, हैजा या फिर एनीमिया। ये 4 प्रकार के रोग हमारे सामने हैं। आप लोगों ने अगर इंसुलिन नहीं पढ़ा हो तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले। एक बार फिर से मैं कवर करवा रहा हूं कि इंसुलिन क्या चीज है। देखिए हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय। क्या नाम होता है? अग्नाशय ग्रंथि, या इसे हम लोग पैंक्रियास के नाम से भी जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथियों को पैंक्रियास के नाम से भी जाना जाता है। पैंक्रियास हमारे शरीर में ये जो अमाशय होता है उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। अब ये ग्रंथि क्या करती है, ध्यान रखना है। इसकी बीटा कोशिका से, इसकी बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन नाम का हार्मोन। और इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन की यदि हमारे अंदर कमी हो जाती है दोस्तों, यदि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन निकलना थोड़ा कम हो जाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज का जो अमाउंट रहेगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इसी रोग को हम लोग कहते हैं मधुमेह का रोग, यानी कि डायबिटीज, या इसे मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा हो जाता है शरीर में। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इंसुलिन की कमी से हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, पर एक रोग और होता है, यदि इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो यह जरूरत से ज्यादा शुगर को कम कर देता है और इसे हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया नाम का रोग, जिसमें शुगर लेवल कम हो जाता है। इस बीमारी को हम कहते हैं, जिसमें नेत्र दोष हो जाते हैं या दृष्टि बाधित रोग होता है। ध्यान से समझना है। अधिकता से अगर इंसुलिन अधिक हुआ तो आपको हो जाएगा, यहाँ होगा किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया और कमी से ग्लूकोज की मात्रा। अब एग्जाम में आता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज कहाँ होता है, तो रक्त में। अगर एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाए दोस्तों कि रक्त शर्करा कौन सी होती है, तो ब्लड शुगर हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर कहते हैं हम लोग ग्लूकोज को। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, C6H12O6। ये इतनी सारी जानकारी आपको समझ में यहाँ से आई होगी। हमारे ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को कौन मेजर करता है, तो इसको मापेंगे कैसे? यदि मापने की बारी आती है तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे ग्लूकोमीटर। क्या यूज करने वाले हैं? ग्लूकोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट, जिससे रक्त शर्करा की मात्रा को मापा जाता है। यह रक्त शुगर को मेजर करता है। दोस्तों इतने सारे प्रश्न इंसुलिन को लेकर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग सभी तैयार रहें और अपने नोट्स बनाएं, व्यवस्थित इन्हें अपने नोट्स में लिख लें। चलिए अब यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर और भी जो अन्य ऑप्शन है हम लोग मैच कर लेते हैं। तपेदिक टीबी जीवाणु का एक रोग होता है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। और इसका टीका जो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, बीसीजी का टीका। बीसीजी किसमें दिया जाता है? तो बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन तपेदिक टीबी या यक्ष्मा के उपचार हेतु दिया जाता है।
हैजाबी जीवाणु से रोग होता है, और मैंने कई बार इसको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूं कि यह रोग अगर देखा जाए तो दूषित जल या गंदे खाना खाने से ही होता है। ये ध्यान रखना है। विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया। अगर हम लोग एनीमिया की बात करें तो आपके एग्जाम में चहेता क्वेश्चन बनेगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। दोस्तों पहले ही प्रश्न से हम लोगों के इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसी क्लास का यही फायदा है दोस्तों, और ये सब चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, तो आप अच्छे से यहाँ जुड़े रहें और सभी क्लासेस का फायदा लें। अगला प्रश्न है फिजिक्स का, एक शानदार प्रश्न मिल रहा है ऑप्टिक्स से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश इनमें से क्या है, लाइट इसमें से क्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला है अदृश्य किरण, या फिर अदीप्त नॉन लुमिनस लाइट हो जाएगा, अदीप्त प्रकाश ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के बारे में सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग मानी जाती है, यानी इसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। ट्रांसवर्स वेव आप सभी लोग लिख लें, ट्रांसवर्स वेव मानी जाती है प्रकाश। अब हम लोग बात करेंगे आगे यहां पर कि प्रकाश अनुप्रस्थ होने के साथ साथ एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी मानी जाती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी प्रकाश काम करता है। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न और आपका बन जाएगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है। तो प्रकाश की चाल अगर हम लोग देखें तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहां होती है दोस्तों, निर्वात में। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है वैक्यूम के अंदर। यहां से इतने सारे प्रश्न आपके बनेंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानी जाएगी, जो निर्वात में भी आसानी से गमन करती है। ध्वनि तरंग को निर्वात में गमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो प्रकाश यांत्रिक के साथ साथ अयांत्रिक तरंग भी है, यानी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों वेव्स प्रकाश को माना जाता है। सही जवाब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। जनरेटर का यहाँ पर एक प्रश्न है, जनरेटर से हमें क्या मिलता है। देखिए विद्युत जो ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या वायु ऊर्जा। तो आपको गिवन ऑप्शन में से यहां सेलेक्ट करना है कि जनरेटर होता क्या है। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम्स में ये 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, कौन कौन से, डायनेमो, या फिर मिलता है जनरेटर, और एक और प्रश्न आपको मिल जाता है टरबाइन। दोस्तों इन तीनों का मैकेनिज्म एक ही रहता है, टरबाइन। ये तीनों करते क्या है, ये तीनों करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य, यानी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदली जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा को बदल देते हैं ये विद्युत ऊर्जा के अंदर, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। ऊर्जा के रूपांतरण के कई सारे उपकरण आपके एग्जाम में, पिछली एग्जाम में भी आ चुके और अब भी पूछे जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा कि हमें क्या मिलेगा, हमें विद्युत ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही जवाब। चलिए आप कमेंट बॉक्स ओपन कीजिएगा, एक वर्क आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूं। आपको बताना है कि लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और एक और होमवर्क प्रश्न आप लोगों के लिए मैं देके जा रहा हूं, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि एनीमिया रोग का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम समझा चुका हूं कि एनीमिया नाम का जो रोग होता है वो कब होता है। तो इसका संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो एनीमिया का संबंध होता है हमारे अंदर रक्त की कमी से, कि जब रक्त की कमी शरीर में हो जाती है तो उस बीमारी को हम कहते हैं क्या कहेंगे, एनीमिया या डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल संबंध पूछा गया था कि एनीमिया क्या होता है। चलिए यहां से एक प्रश्न और बन सकता है जो आप लोगों को मैं लिखवाने वाला हूं, लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है।
सिकल सेल एनीमिया किसे कहेंगे? तो सिकल सेल एनीमिया में दोस्तों ध्यान रखना है, ओनली एनीमिया आता है तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड यानी कि खून की कमी। और अगर जब सिकल सेल एनीमिया का टर्म पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आरबीसी का जो आकार होता है, हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, इस आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आरबीसी का आकार बदल जाता है और इस रोग को ही हम लोग क्या कहेंगे? सिकल सेल एनीमिया के नाम से कहेंगे। एक जेनेटिक प्रॉब्लम है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारी आरबीसी किस आकार की होती है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आरबीसी का आकार क्या होता है, तो ध्यान रखना है बाइकॉनकेव यानी उभयोत्तल, उभयोत्तल शेप में होती है, बाइकॉनकेव होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, लिख दीजिएगा कि हमारी आरबीसी का रियल शेप क्या होता है, तो बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप में हमारी आरबीसी होती है या उभयोत्तल के शेप में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एनीमिया का संबंध किससे होने वाला है? एनीमिया का संबंध होने वाला है ब्लड से, ब्लड की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या लोहे की कमी से होता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन का प्रतीक क्या होता है? ओजोन परत में आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों बैचेस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ओजोन का प्रतीक, ओजोन किसका अप्रूफ होता है? तो ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूफ होता है। दोस्तों इसके बारे में काफी अच्छा डिस्कशन मैंने आपसे किया था कि ऑक्सीजन का अप्रूफ कौन है। तो ऑक्सीजन का अप्रूफ होता है, या इसे हम लोग कहते हैं एलोट्रोफ। ऑक्सीजन का एलोट्रोफ मानी जाती है ओजोन गैस। दोस्तों ध्यान रखना है, ओजोन का प्रमुख काम क्या है? ओजोन हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। ये किसे रोकती है? तो हमारे पास आने वाली हार्मफुल या हानिकारक यूवी रेज को यानी पराबैंगनी किरणों को ये रोकने का कार्य करती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? यूवी के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है, ओजोन परत के द्वारा। किस मंडल में? समताप मंडल में। मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है हल्का नीला, हल्का नीला। इसकी गंध कैसी होती है दोस्तों? ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका था आपसे। तो एक सड़ी मछली की तरह इसकी गंध होती है। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम्स में जरूर दिखाई देंगे, तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। आप यहां पर सही जवाब दे देंगे O3। इसका O3 सिंबल होता है जो ऑक्सीजन का एक अप्रूफ मानी जाती है, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत सारे पढ़ा रहा हूं और इन एक्स्ट्रा फैक्ट का ही रोल रहने वाला है आपके एग्जाम्स में, इसलिए कोशिश करें कि जितनी बातें मेरे द्वारा बताई जा रही है आप उन्हें बहुत ही ध्यान से सुने। आप क्लास पढ़ते वक्त आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। कोई फोन कॉल्स अगर आता है तो उसे उस वक्त के लिए आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि फोन कॉल्स जीवन भर आते रहेंगे। जरूरी आज के लिए आपकी एक क्लास है और आपकी एक एग्जाम है, क्योंकि जो चीज हमें जन्मों जन्मांतर से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिम्मेदारी है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। पर आज जो समय मिला है शायद कल ये समय आपके जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इसलिए फालतू चीजों पर ध्यान हटा दीजिए कुछ समय के लिए और पूरा पूरा ध्यान अपना 100% दे दीजिए। देखना आपके अंदर एक इंसान छुपा हुआ है, ये अगर 100% इसने मन लगा लिया ना, इसके लिए कोई भी एग्जाम आसान ही है, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखना, उस इंसान को जगाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 6, तारों का टिमटिमाना क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबने सुना है, नर्सरी में एक पोयम आप लोगों ने पढ़ी है दोस्तों। आज हमें पढ़ना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में आएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी कारण है? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपसे यहां पूछा जा रहा है रिफ्रैक्शन, क्या पूछा जा रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों का टिमटिमाना हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। इसके और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले है कि पानी में डूबी पेंसिल या पेन की छड़ का या पेन का टेढ़ा दिखना या मुड़ा हुआ दिखना, मुड़ा प्रतीत होना। दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी भी पेन या पेंसिल को जब हम पानी के अंदर डुबो देते हैं तो वहां वो पेंसिल या पेन हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका प्रमुख वजह क्या माना जाता है? इसका प्रमुख कारण माना जाता है प्रकाश का अपवर्तन की घटना। अगला हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन की घटना के कारण जो मछलियां होती है अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरी नजर आती है।
कई बार ऐसा होता है कि जब शिकारी मछली पकड़ने जाता है तो वो जहां मछली दिखाई देती है वहीं पर जो निशाना साधता है तो वो मछली नहीं मरेगी, क्योंकि मछली कुछ गहरी होती है, नीचे की तरफ होती है, परंतु अपवर्तन की घटना के कारण वो हमें अपेक्षाकृत कुछ ऊपर दिखाई देती है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मछली का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, मछली का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात को, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के पहले, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, बाद भी सूर्य का दिखाई देना। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। इस प्रश्न का सही जवाब तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, प्रकाश का अपवर्तन। यहां हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन अगर एग्जाम में आता है तो आकाश का नीला रंग एग्जाम में आएगा, आसमान का नीला रंग या आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होगा? तो आकाश का नीला रंग हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर हम पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करें तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए सही जवाब। चलिए इतनी सारी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपके 15 ही रहेंगे सेशन में, हम देख लेते हैं इसको। आप 7 नंबर कर लीजिएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं 7 यहाँ पर डाल देने वाला हूं, आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 40, 45, 46 या 50। आप सभी को पता होगा कि मानव की एक कोशिका में, मानव की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते? तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम। दोस्तों ध्यान रखना है, इस 46 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मेल और फीमेल में। आपको ये भी पता होगा कि इनमें जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि मेल में भी XX टाइप के होते हैं और फीमेल में भी XX टाइप के होते हैं। पर जो 23वां जोड़ा होता है वो अगर हम लोग देखें फीमेल में और मेल में, तो फीमेल में ये भी XX प्रकार का होगा और मेल में यह XY प्रकार का होगा दोस्तों। और इसी को 23वें जोड़े को हम लोग लिंग निर्धारण गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण करता है, संतान पुत्र होना या पुत्री होना है, तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र इसी का नाम होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इतनी सारी जानकारी यहां से समझ में आपको आई होगी। तो मानव की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र होने चाहिए स्वस्थ मनुष्य के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, आप एक नंबर यहाँ पर कम कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होगा, ये आपके लिए 8 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट आपके एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, आर्मी एग्जाम्स में पूछा गया था कि तुरंत एनर्जी लेने के लिए क्या स्रोत है? इंस्टेंट एनर्जी आपको कहां से मिल सकती है दोस्तों? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है जूस पीने से, ग्लूकोज लेने से, चावल से या रोटी से। तो सभी को इसका जवाब पता होगा कि जूस पी लेने से हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि एक सोर्स होता है ग्लूकोज, यानी C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोसेकेराइड है C6H12O6 ग्लूकोज। इसे इंस्टेंट एनर्जी या त्वरित ऊर्जा के लिए खाया जाता है, त्वरित ऊर्जा। यदि कोई खिलाड़ी है ना, आपको ध्यान रखना है, और उसे इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तो वो ग्लूकोज का सेवन कर सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। तुरंत एनर्जी या इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सबसे शुद्ध पानी इनमें से कौन होता है? या क्वेश्चन आ जाएगा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होना चाहिए?
तो ऑप्शन दे के रखा है समुद्री जल, वर्षा का जल, कुएं का जल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या इसका जवाब होना चाहिए, आप सोच लीजिएगा आंसर। समुद्र का पानी तो वैसे ही सॉल्ट वाला होता है, तो यह शुद्ध नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब इसमें एक प्रोसेस होती है इवोपरेट, यानी कि जब ये पानी इवोपरेट होता है और ये बादलों का निर्माण करता है और वो संघनन प्रक्रिया के दौरान जब हमारी धरती पर गिरता है तो वर्षा का जल धारण करेगा रूप। तो इस रूप को हम लोग पानी का सबसे शुद्ध रूप कहते हैं, यानी कि जो रेन वाटर होता है शुद्ध रूप माना जाता है पानी का। दोस्तों पानी के शुद्ध पानी का अगर एग्जाम में आ जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.7 होता है बराबर। शुद्ध जल का कितना हो जाता है 7, यानी उदासीन नेचर का ये माना जाएगा। 7.4 नहीं लगाना है दोस्तों, 7 होगा, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 उदासीन नेचर का, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। फिजिक्स में आविष्कारकों को लेकर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को देखें तो आप सभी को पता है, कल की क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था कि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मैं थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, E इज इक्वल टू mc², याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम आने वाला है। अगला हम लोग देखें ग्राहम बेल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेलीफोन की खोज या टेलीफोन या फोन की खोज किसके द्वारा की गई, तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। अगर आप न्यूटन को देखेंगे तो गति संबंधित नियम या गति के जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए, न्यूटन के द्वारा। और ध्यान रखना मार्कोनी, तो मार्कोनी के बारे में आपको जब भी नाम सुनने को मिले, बेतार का तार या वायरलेस, बेतार का तार या वायरलेस, तो ये प्रमुख खोजें और हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं इनके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ना है आप लोगों का, कम कट ऑफ नहीं रहेगा। इस बार अच्छा समय मिल रहा है बच्चों को तैयारी करने का, तो आप भी बेहतरीन बनिए, बेहतर से भी बेहतर बने, क्योंकि एग्जाम्स में जब भी जाओ आपको ये सोच के जाना है कि इस बार मेरा अटेम्प्ट 85 प्लस हो, यानी मुझे आपको 100% दोस्तों 44 42 प्लस स्कोर करके आना है क्वेश्चंस में, तभी जाके आप 80-85 तक स्कोर कर पाओगे सही से। सही जवाब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ टारगेट करेंगे आज हम। क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने। पीतल, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं आपको कि पीतल जो होता है जिंक और कॉपर, कॉपर और जस्ते का मिश्रण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वही अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए कि कांसा क्या है, तो कांसा क्या होता है, तांबा और टीन, यानी कॉपर और एसएन, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील किससे बनेगा, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है आयरन, लिखना है, क्रोमियम और निकल, आयरन क्रोमियम निकल। वही अगर आपसे ओनली स्टील पूछा जाता है, स्टील जिसे हम लोग इस्पात के नाम से जानते हैं, तो इस्पात किससे बनेगा, तो आयरन और साथ में रहेगा यहाँ पर कार्बन, आयरन प्लस कार्बन मिलकर बनता है इस्पात। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सभी के लिए ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीतल और कांसा हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 लगा दीजिएगा, सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर सेट करना है। तो पहला ऑप्शन है दाल, पालक, दूध और मछली। दोस्तों ध्यान रखना, आप सभी को पता है दालें, सभी दालें प्रोटीन का एक रिच सोर्स मानी जाती है, और पालक की सब्जी हम आयरन के लिए या लोहे की आपूर्ति के लिए करते हैं। मछलियों में सभी प्रकार के विटामिन देखने को मिलते हैं, और दूध स्पेशली जाना जाता है कैल्शियम के लिए, तो दूध में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। आपने केसिन प्रोटीन का नाम सुना होगा, जो हमारे अमाशय से निकलता है ना, रेनिन प्रोटीन। वो रेनिन एंजाइम करता क्या है, तो रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है दूध की कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में। तो दूध में किसकी मात्रा अधिक होगी, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी। सही जवाब हो जाएगा मिल्क हमारे लिए। चलिए दूध से जुड़े हुए कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, आपको ध्यान रखना है। तो दूध का रंग सफेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है, तो केराटिन प्रोटीन के कारण, ध्यान रखना है।
दूध को दही में कौन बदलता है? तो दूध को दही में बदलता है जीवाणु, और इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। दोस्तों इतनी सारी चीजें बार बार रिकॉल करवाई जा रही है आपको, और बहुत ही मेहनत से क्लासेस आपके पास आती है, और आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना ही लाइक करते हैं, बस आपको केवल क्लास पढ़ना होती है ना। थोड़ा सा कुछ कर्म भी कीजिए, किसी के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए, कोई हमारे लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है कि आप क्लासों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में अम्ल होता है लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 13 की ओर हम लोग मूव करेंगे। दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट को लेकर कि दिशा किससे बताई जाती है। तो पहला प्रश्न है सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप की तीव्रता से है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, है ना, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। लेक्टोमीटर से हम लोग देखेंगे दूध की शुद्धता मापते हैं। दूध की शुद्धता किससे मेजर की जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। वही थर्मामीटर तापमान मापने हेतु उपयोग किया जाता है। तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक आखिरी हमारे पास ऑप्शन है कंपास, जो दिशा निर्धारण के लिए जरूरी होता है, या दिशा बताने हेतु तो आवश्यक होता है कंपास। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या होगा। आज के सेशन के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट कर दिया करो। आपका एक कमेंट सच में हमें बहुत मोटिवेशनल देता है और एक एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे लिए। तो ध्यान रखना है, एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए है। 15 को आप 14 कर लीजिएगा। क्वेश्चन टोटल 14 ही है, केवल वो एक नंबर मिसप्रिंट हो गया था। 14 क्वेश्चन हमारे लिए। क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस प्रोवाइड होती है दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ ऑप्शन गिवन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सभी ने सुना है कि अगर हम लोग इसका पूरा रिएक्शन देखें तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है 6CO2 6H2O मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो 6O2 है ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन गैस यहां से निकलती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पार्टिसिपेटिंग कौन कर रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये प्रोसेस होती किसकी प्रेजेंस में है? तो आपको पता है क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है पत्तियों में, और यहाँ साथ ही साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाया दोस्तों। शॉर्टकट की मैं यूज नहीं कर रहा हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है आज के हर एग्जाम में आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर हम क्लासेस को फ्रेम कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। इस बार फौजी बनकर हमारे सामने जरूर आना आप। आज का अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हम लोग कहेंगे 15 क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या क्या होती है, आप लोगों को बताना है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, 24 है, 30 है, 32 है और 35 है। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको इस प्रश्न का जवाब नहीं आता होगा, तो वो है 32। पर दांतों से कुछ अन्य क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो देख लीजिएगा कि दांत को लेकर अगर हम लोग बात करें तो दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन करना कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? ओडोंटोलॉजी को दांतों का अध्ययन करना कहेंगे। अगर हम लोग बात करें दांतों की संख्या कितनी होती है एक वयस्क में, एक एडल्ट पर्सन में, तो ये हो जाती है 32। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे अंदर दांतों की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, अस्थायी दांत कितने हैं, टेम्पररी टीथ कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 20, जिन्हें हम लोग मिल्क टीथ या दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत हमारे अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ अन्य क्वेश्चन है जो दांत से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज था हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट कौन सा पढ़ा है? तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट किया दोस्तों। हर दिन आपको ये क्लासेस शाम को 7 बजे मिल जाती है, शाम 7 बजे मिल जाती। अपने दोस्तों को शेड्यूल आप जरूर भेजें।
अगर आर्मी की स्पेशल तैयारी करना है तो आप हमारी ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 10 दिन शेष है एडमिशन के लिए, इसके बाद एडमिशन पूर्णतः क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारी ऑफलाइन बैचेस में नहीं पढ़ पाओगे। अगर और भी बेहतरीन कंटेंट पढ़ना है दोस्तों तो आप हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें, पार्थ एकेडमी को ज्वाइन करें, जहां से आपका कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। तो आर्मी स्पेशल जिसमें जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट सभी की स्पेशल बैचेस यहाँ पर होती है। चलिए, तो आज की क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें।